गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ यूरोपियन कंपनीज या यूरोपीय कंपनियों की आर्थिक नीति। देखिए, आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति को समझने के लिए हम वो देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां ने भारत में 1453 के बाद से, यानी कि यूरोपियन कंपनीज ने 1453 के बाद बड़े पैमाने पे यूरोप से एशिया का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहा था वो था डिमांड, यानी कि मांग। और ये मांग थी कहां पे? यूरोप में, क्योंकि एंसेंट पीरियड से ही हम यूरोप के किस चीज के सप्लायर थे। हम अगर देखें यूरोप में तो इंडिया से पहले हम उन्हें क्लॉथ्स के स्पाइसेस यानी कपड़े, मसाले, ठीक, एंड कुछ अदर गुड्स जैसे मेडिसिन प्लांट्स वगैरह आदि चीज़ों की सप्लाई करते रहे। और यूरोप की इन जरूरतों को भारत एंसेंट समय से पूरा करता चला आ रहा था, क्योंकि यूरोप में स्पाइसेस वगैरह का प्रोडक्शन नहीं होता था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे मसाले किसके लिए? मीट के लिए। बाकी कपड़े आप जानते हैं पहनने के लिए। तो बड़े पैमाने पे यूरोप में इन चीज़ों की डिमांड्स थी। ठीक, अब मिडवल एज में आने के बाद 1453 में कुस्तुस्तूनिया, जो कि किसकी? बैजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल थी, और इसको किसने कैप्चर कर लिया? इसे तुर्कों ने कैप्चर कर लिया। और जब तुर्कों ने कैप्चर कर लिया तो एशिया की तरफ लैंड रूट से आने वाला रास्ता रुक गया। इसलिए अब यूरोप में कंपनियों को बड़े पैमाने पर नए रास्ते की तलाश हुई। और उसी प्रोसेस में धीरे धीरे करते करते आपने देखा कि वास्को डी गामा 1498 तक इंडिया आ गया। इसके बाद आपने देखा इंडिया में पुर्तगीज के बाद डच के बाद इंग्लिश के बाद देखें हम तो डेनिस के बाद देखें फ्रेंच। तो इस तरीके से यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आना शुरू कर दिया। भारत में आने के बाद आप देख रहे हैं कि सारी कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य क्या था इस टाइम पीरियड में? ये मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद का दौर था। इसलिए हर कंपनी सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करके आ रही थी यहाँ पे, और वो कौन सी चीज थी? वो था कलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं का संग्रह। हर कंपनी यहाँ पे गुड्स कलेक्ट करने के लिए आ रही थी। और आप जानते हैं कि ये गुड्स हमारे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी? जिन चीज़ों को उसे कलेक्ट करना था उनमें आप देख रहे हैं कि क्लॉथ्स, स्पाइसेस, ठीक, ये दो मेन चीज़ें थी आपकी, जिस चीज़ के लिए उन्होंने भारत में आना चालू किया। इसके बाद कुछ अदर चीज़ों में भी अगर हम देखें आगे चलकर तो साल्ट पीटर, राइस, मान ये सब छोटी चीजें थी। मैं जो चीजों की डिमांड बनी हुई थी वो क्या थी? क्लॉथ और स्पाइसेस। तो अब आप देख रहे हैं कि जितनी कंपनियां यहाँ पे आई उन कंपनियों की डिमांड थी भारत से कपड़े संग्रहित करना, और दूसरे क्या थे? मसाले। तो अब आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में सबसे पहले एक कंपनी आती है और वो थी आपकी पुर्तगीज कंपनी। और ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा था? ये टाइम पीरियड चल रहा था मर्केंटलिज्म का, यानी कि वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद का मतलब खरीदना और बेचना।
सस्ता खरीद करके वहां पे महंगा बेच देना, और इस तरीके से कंपनियों का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता था। अब उन यूरोपीय कंपनियों ने लाइन से भारत आना शुरू कर दिया। पहले इस गुड्स को किसने कलेक्ट करना शुरू किया? पुर्तगालियों ने। और जब पुर्तगाली इसको यूरोपीय मार्केट में ले गए तो डिमांड थी। आप वास्को डी गामा जो पहले पूरे रास्ते का खर्चा उसने खर्च लगाने जितना उस मिशन पे उसने खर्च किया पहली बार, और जब वो इंडिया से पहली बार सामान लेके यूरोप गया तो उसके 60 टाइम उससे प्रॉफिट हुआ था जितना इन्वेस्टमेंट उसने इस पूरी यात्रा में किया था, और साथ ही साथ स्पाइसेस को खरीदने में किया था। यानी उसके कुल एक्सपेंडिचर का 60 टाइम प्रॉफिट हुआ इन गुड्स को वहां पे सेल करके। और जब ये बात यूरोप में पहुंची तो बाकी लोगों के अंदर भी इस चीज की बात आना चालू हो गई कि भारत का व्यापार बहुत लाभदायक है। और इस प्रोसेस में आप देखते हैं कि डच भी पहुंच गए, डचों के बाद इंग्लिश भी आए, डेनिश भी आए और फ्रेंच भी आए। रिसोर्सेस यही थे जिनको इन्हें क्या करना था? कलेक्ट करना था। जो जितना ज़्यादा चीज़ को कलेक्ट करके यूरोपियन मार्केट में बेचेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टार्टिंग फेज में जो कंपनी आई, इन कंपनियों ने क्या करना चालू किया? इन कंपनियों ने शुरुआत में केवल कलेक्शन का काम किया कि कौन कितना कलेक्ट कर सकता है। यानी कि 1600 से अगर हम सीधे सीधे देखें इन लोगों को तो लगभग हमारे यहाँ पे कब तक 1740 तक सीधे सीधे ये लोग केवल कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। इस कलेक्ट करने के काम में पॉलिटिकल डिप्लोमेसी यूज की जाती थी। किसी राजा को सपोर्ट कर देते थे और किसी को सपोर्ट ना करके उसकी जगह पर डायरेक्टली पैसे ज़्यादा दे करके खरीदने का प्रयास करते थे। तो कुल मिलाकर के इस पूरे टाइम पीरियड में जो काम किया गया वो एकमात्र काम था आपका गुड्स कलेक्शन। ठीक, यानी कि वस्तुओं का केवल संग्रह किया गया। जिस कंपनी ने जितना ज़्यादा चीज़ों को पहुंचाया वो चीज़ें वहाँ पे उसने अपना प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये ऐसा प्रॉफिट था कि जो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था कि इसका पता हमें कैसे चलता है कि 1740 तक अगर आप यूरोप की कंडीशंस देखेंगे तो पूरे यूरोप में यानी 1700 में ही अगर आप देखें तो पूरा भारत का कपड़ा कहाँ था? यूरोप में था। यानी कि 1700 तक यूरोप का शायद ही कोई घर हो जहां भारत के कपड़े को यूज ना किया जाता हो। इसका मतलब कि डिमांड बड़े पैमाने पे बनी हुई थी और स्पाइसेस की डिमांड वहां पे अलग से बनी हुई थी। इसीलिए इन कंपनियों ने भारत से इन चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने इसीलिए क्लॉथ में क्या करना चालू किया? इंडियन क्लॉथ को रोक दिया। यानी कि 1720 में वहां पे उन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी किया और जिसमें इंडिया से इंडियन क्लॉथ्स को यूज करने पे बैन लगा दिया गया। सिर्फ एक देश था जिसने बैन नहीं लगाया था, वो कौन था? आपका हॉलैंड, जिसे हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, हॉलैंड ने बैन नहीं लगाया, बाकी सब ने बैन लगा दिया। तो शुरुआती लेवल पे सामान सीमित था, और अगर मान लीजिए कि 100 है गुड्स को, अमाउंट को हम 100 मान लें तो इसी में सारी कंपनियों को खरीदना और बेचना था। 17वीं सेंचुरी तक आते आते पुर्तगीज इस कंपटीशन से हट गए और वो केवल गोवा वाले इलाकों में सीमित हो गए। अब कंपटीटर कौन थे? डच थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ समय बाद डेनिश भी चले गए, ये बड़े लेवल पे स्थापित नहीं हो पाए। केवल 3 कंपटीटर बचे 18वीं सेंचुरी में, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। सामान यही 100 था। तो अब उन लोगों ने अपने प्रॉफिट को सोचा कि कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए गुड्स कलेक्शन के साथ साथ। तो उन्होंने यानी एक तरफ उन्होंने प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना चालू किया और दूसरी तरफ अपना गुड्स कलेक्शन का काम उन्होंने करना चालू कर दिया। इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करना चालू किए? पॉलिटिकल रिलेशंस या डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस या राजनीतिक संबंधों का विकास। उनको शुरुआत में ये पता था कि वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि स्थानीय शासकों पर डायरेक्टली दबाव डाल करके काम कर सकें, तो इसीलिए उन्होंने राजाओं के साथ संबंध बनाने का काम शुरू कर दिया। इसमें आप देखते हैं कि 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुख शेर ने मैग्ना कार्टा यानी कि कुछ ट्रेड रिलेटेड छूटें प्रोवाइड करा दी। इसी तरीके से अलग अलग जगहों के राजाओं के साथ इन लोगों ने संबंध बनाए और एनुअल टैक्स देने के बदले रिबेट्स लेते रहे। जैसा कि हम बंगाल में देख रहे थे 1651 में शाह सुजाने ने छूटें दी,
ठीक, 1632 में गोलकुंडा, ठीक, गोल्डन फरमान। तो इस तरीके से डायरेक्टली इन्होंने पॉलिटिकल पावर्स का विरोध ना करते हुए एक तरफ तो खुद मैक्सिमम गुड्स कलेक्शन का काम किया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने क्या करना चालू किया, राजनीतिक संबंध स्थापित किए और उन संबंधों से रिबेट्स लेना चालू किए। और ये रिबेट्स किस सेक्टर में लिया करते थे, टैक्स में, कि एक तरफ तुम ज़्यादा सामान खरीद के अपने देश में ज़्यादा बेचेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और दूसरा अगर टैक्स कम देना पड़ेगा तो इससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक, और इस तरीके से कंपनियों ने ये काम कब तक करते रहे लोग, 1740 तक। 1740 तक हर कंपनी ने अपने अपने तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन अब उनको राजाओं के साथ जब उन्होंने संबंध डेवलप किए तो उन्हें थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स की भी जानकारी हुई। और इस लोकल और इत्तेफाक ऐसा रहा कि इस लोकल पॉलिटिक्स की जानकारी के साथ साथ उन्हें लोकल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होने का मौका मिल गया। इसी टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि पहला काम क्या था कंपनी का। हमने देखा कि कंपनी का पहला काम था गुड्स कलेक्शन, और जो यहां पे प्रॉपर चलता रहा। दूसरा हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस, यानी कि राजनीतिक संबंधों का विकास। तीसरा काम अब कंपनी ने इस तरफ ध्यान देना चालू किया कि ऐसे तो फिर लिमिटेड सामान है और हर कोई राजा किसी को छूट दे रहा है, कोई राजा किसी को छूट दे रहा है, तो इस तरीके से तो पैसा सामान उतना ही मिलेगा और प्रॉफिट लिमिटेड रह जाएगा। इन कंपनियों का एम्बिशन या महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी और इनमें जिसकी सबसे तेजी के साथ बढ़ी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच। ठीक, डच भी इसी में शामिल थे। तो इस तरीके से जब उनका एम्बिशन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो अब उन लोगों ने इस बात के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे अपने प्रॉफिट को और बढ़ाया जाए। तो थर्ड फेज में उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्हें लगा कि मैं किसी कंपनी को अगर अपने इस कंपटीशन से ही हटा देता हूं तो जो अभी तक जो सामान वो कंपनी खरीद रही है वो सामान कौन ले लेगा, उस सामान को मैं खरीदने लगूंगा। यानी तीन कंपटीटर में से अगर कोई ये दोनों हट जाएंगे तो इनको फायदा मिलेगा, अगर ये दोनों हट जाएंगे तो सारा सामान ये खरीदेंगे। और यूरोप में डिमांड बनी हुई थी तो डिमांड की समस्या नहीं थी, आप जितना सामान लाइए उतना प्रॉफिट कमाइए। तो उन्होंने थर्ड फेज में क्या करना चालू किया, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो थर्ड फेज में हम देखते हैं कि वॉर बिटवीन यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनियों के मध्य संघर्ष। और इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या, कर्नाटिक वॉर, इसी के बाद हम देखते बेदरा, बेदरा के बाद वांडीवॉस। ठीक, तीन बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, कर्नाटक वॉर, बेदरा और वांडीवॉस। ठीक, किस लिए, क्योंकि उनको अपने कंपटीटर्स खत्म करने थे और उन्हें प्रॉफिट लेने का काम अकेले करना था। इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि 1748 से लेकर के 1763 तक ये वॉर लड़ी जाती रही। 1759 में वॉर ऑफ बेदरा लड़ी गई, 1760 में वांडीवॉस लड़ा गया। बेदरा के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को हरा करके कंपटीशन खत्म कर दिया। बेदरा के युद्ध में फ्रेंच को हरा करके फ्रेंच कंपटीशन खत्म कर दिया। अब एकमात्र भारत में इंडियन रिसोर्सेज को कैप्चर करने वाली कंपनी कौन बन गई, तो वो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले गुड्स कलेक्शन किए सबने मिल करके, इसके बाद सबने टैक्स रिबेट लेने का प्रयास किया। इसके बाद जब इससे भी काम नहीं बना तो आपस में अब एक दूसरे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया और इस काम में 1760 तक कौन सफल हो गई, वो थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीसरा काम क्या किया उन लोगों ने, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। अब जब एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ शुरू हुई तभी लोकल पॉलिटिक्स भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई।
क्योंकि जिस राजा के राज में आप लड़ाई लड़ रहे थे वहां पे भी जैसे कर्नाटक वॉर यहां लड़ी गई, और आप देख रहे हैं कि यहां पे कौन सा एम्पायर, अर्काट, एक कर्नाटक राज्य था, अर्काट उसकी कैपिटल थी जो कि हैदराबाद के अंतर्गत आया करती थी। तो जब उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कर्नाटक वॉर में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए, तो लोकल पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में भी जानकारी मिली। तो जो अभी टैक्स रिबेट की तरफ बढ़ रहे थे अब उन्होंने चौथे नंबर पे 1760 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी के रूप में निकल के आई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचना चालू कर दिया कि अभी तक हम इंडिया में जो भी गुड्स कलेक्शन करते हैं, इस गुड्स कलेक्शन के लिए क्या पे करना पड़ता है, वो है बुलियन। बुलियन का मतलब कॉस्टली मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर आदि चीजों को वो पे करते थे बुलियन के रूप में। तो अब कंपनी ने ये सोचा कि कैसे इस बुलियन के अमाउंट को भी घटाया जाए और किसके ऊपर कैप्चर किया जाए, जो लोकल रिसोर्सेस हैं, इन लोकल रिसोर्सेस को कैसे कैप्चर किया जाए, क्योंकि कंपटीटर हट चुके थे, टैक्स रिबेट्स ली जा चुकी थी। ठीक, अब एकमात्र कंपनी थी, तो कंपनी के सामने अपनी आय को बढ़ाने का एक तरीका क्या था कि वो भारत में ही बुलियन का विकल्प तैयार करे, यानी अपने देश से सोना चांदी ला करके ना खरीदे, वो भारत से ही जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है उस रेवेन्यू को कैप्चर करे और वो रेवेन्यू क्या करे, उसी से भारत का सामान खरीदे। ठीक, क्योंकि एक व्यापारिक कंपनी थी, राज्य करना नहीं था अभी। तो इस तरीके से उन्होंने किसकी तरफ ध्यान दिया, फोर्थ नंबर पे इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो थी कंपनी की लोकल रेवेन्यू कंट्रोल, यानी स्थानीय राजस्व नियंत्रण। अब लोकल रेवेन्यू कंट्रोल करना है आपको, तो आपको उन लोगों पे कंट्रोल करना पड़ेगा या उन लोगों को हटाना पड़ेगा या उनके ऊपर पूरा नियंत्रण लाना पड़ेगा जो लोकल रेवेन्यू लेते हैं। भारत में लोकल रेवेन्यू लेने वाले लोग कौन थे इस समय, आप देख रहे हैं, या तो किंग या राजा था या फिर जमींदार थे। तो कंपनी अपने स्टेटस को राजा की जगह ला लेती, या राजा उसकी कंट्रोल में आ जाता या जमींदार कंट्रोल में आ जाता। तो जो पैसे पहले इनको मिल रहे थे वो रेवेन्यू अब किसको मिलने लगता, कंपनी को मिलने लगता। इसका मतलब अगर रेवेन्यू कंट्रोल करना है तो आपको लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना पड़ेगा और लोकल रूलर्स को पॉलिटिकली कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या करना चालू कर दिया, इस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कंपनी ने लोकल रूलर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसी के अंतर्गत आप देखते हैं लोकल रूलर्स को कंट्रोल करने के लिए रिंग ऑफ फेंस, एक सुरक्षित घेरे की नीति स्टार्ट की गई कि कैसे राजाओं को घेरा जाए कि जो पैसा उनके पास है वो पैसा हमें दे दें और हमारे ऊपर निर्भर बन जाए। तो इस तरीके के बारे में इन कंपनी ने सोचना चालू कर दिया। इसके अंतर्गत आप जब किसी राजा को कंट्रोल करेंगे तो वो आपके साथ लड़ेगा, क्योंकि जिसके पास रेवेन्यू है और आप उससे उसका रेवेन्यू छीनेंगे तो वो आपके साथ लड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे लोकल वॉर्स स्टार्ट कर दी। इन लोकल वॉर्स के अंतर्गत आप देखिए, सबसे पहले आप बड़ी लड़ाई के रूप में आप देखते हैं बक्सर, इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैसूर वॉर, कर्नाटक, इनके बाद आप देख रहे हैं कि वो मराठा वॉर। इस तरीके के युद्ध शुरू कर दिए गए और इन लड़ाइयों का परिणाम आप देख रहे हैं कि क्या निकल के आएगा कि स्थानीय राजा हार जाते हैं और कंपनी ने उनको कैप्चर करना चालू कर दिया। उनके जो रेवेन्यू पहले इनको मिल रहा था वो रेवेन्यू अब किसको मिलने लगा, कंपनी को मिलने लगा। इसका पता हमें इससे चलता है कि अगर हम 1700 में बुलियन अमाउंट को 100 मान लें और वहीं 1780 में हम बुलियन अमाउंट देखें तो वो अपने देश से अब केवल कितना लेके आ रहे थे, 20 to 40।
बाकी 60% रेवेन्यू कहाँ जनरेट कर रहे थे? भारत में। और यहाँ से सामान खरीद करके जो रॉ मटेरियल है वो अपने देश में उन्होंने भेजना चालू कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने रेवेन्यू भी कंट्रोल कर लिया यहाँ का, और रेवेन्यू को कंट्रोल करने के कारण राजाओं को कंट्रोल किया। फिर रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के अंतर्गत सब्सिडरी अलायंस और बाकी नीतियां भी कंपनी आगे बढ़ाती रही। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब कंपनी ने इसी में क्या कर दिया, राजाओं को कंट्रोल करके लोकल रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया। यानी कि पहले केवल गुड्स कलेक्शन का काम किया। आपने देखा कि गुड्स कलेक्शन में कोई आपस में लड़ाई नहीं थी। गुड्स कलेक्शन के बाद उन्होंने किस पे काम किया? टैक्स रिबेट के लिए काम किया। लोकल राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं और उनसे टैक्स की छूट लेकर के अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। तीसरे नंबर पे आपने देखा कि प्रॉफिट से भी जब नहीं हुआ तो आपस के कंपटीटर्स को हटाया जाए, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को हटाए और आपस में लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। ठीक, कंपनियां हट गई, ईस्ट इंडिया कंपनी बची। अब अकेली बची तो किससे लड़ती? तो उस कंपनी ने चौथे स्टेप की तरफ बढ़ना चालू कर दिया कि क्यों ना अब लोकल रेवेन्यू ही ले लिया जाए और अपने देश से कम पैसे ला करके काम चलाया जाए। इस तरीके से चौथे फेज में उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया और लोकल रूलर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक, और इसी के लिए उन्होंने सबको घेरने के लिए रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी शुरू कर दी। तो इस तरीके से कंपनी ने, हम देखते हैं कि लगभग 17, आप कह सकते हैं 82 तक आते आते एक बड़ा एरिया कंपनी ने भारत में कैप्चर कर लिया। और इस फेज के अंतर्गत यानी कि 17, आप कहिए 57, जब प्लासी से लेकर के, या आप कह सकते हैं 1760 से लेकर के जब बाकी कंपनियां हट गई और 1813 तक अभी कंपनी उसी पॉलिसी पे चलती रही जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मर्केंटलिज्म के नाम से। यानी अभी भी कंपनी भारत में वाणिज्यवाद की ही नीतियों को आगे बढ़ाती रही, यानी कि खरीदना और बेचने के काम को इसने किया और लोकल रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम इसने यहाँ पे किया। तो इस फेज में कंपनी ने क्या काम करना चालू किया? इस फेज में कंपनी ने 2 काम करने शुरू किए। एक तरफ था लोकल रेवेन्यू कलेक्शन, स्थानीय राजस्व का संग्रह, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ गुड्स और वस्तुओं का संग्रह। ये 2 काम कंपनी ने इस फेज में करना चालू कर दिए। गुड्स कलेक्शन करने के लिए आप देख रहे हैं कि कंपनी ने किस पे ध्यान दिया? पहला था रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल या कच्चे माल को कंपनी ने भारत से प्रॉपर तरीके से कैप्चर करना शुरू कर दिया। ठीक, दूसरी चीज यहां पे कच्चे माल के साथ साथ कंपनी ने इस काम को करने के लिए एडवांस पेमेंट सिस्टम, यानी कि अग्रिम भुगतान प्रणाली, यानी सामान खरीदना है तो पहले से तय कर लिया कि हम पूरी महाराष्ट्र की कपास हम खरीद लेंगे, आप हमसे एडवांस पेमेंट ले लीजिए। अब आप सोचिए इस तरीके के काम कंपनी ने यहाँ पे किसके लिए? गुड्स कलेक्शन के लिए यहाँ पे करना शुरू कर दिए। ठीक, दूसरी तरफ लोकल रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए कंपनी ने क्या स्टार्ट की? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज, जिनके अंतर्गत आप देखते हैं 5 years सिस्टम 1772, इसके बाद आप देखते हैं 1 year सिस्टम 1776, इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट 1793, रैयतवाड़ी 1792, महालवाड़ी 1822।
तो कंपनियां आप देख रहे हैं कि दोनों काम करती हुई साथ ही साथ चल रही थी। वाणिज्यवाद के दौर में एक तरफ लोकल रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट किया जा रहा था कि जो पैसा पहले राजाओं को देते थे अब इस सिस्टम से कंपनी के पास आने लगा। ये सारे वो सिस्टम थे जिससे कंपनी ने लोकल रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम किया, क्योंकि वो राजा कंपनी के कंट्रोल में थे तो रेवेन्यू अब कंपनी को लेना था। दूसरी तरफ भारत से रॉ मटेरियल की सप्लाई करती रही। और तीसरा उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उन्होंने उसके लिए कौन सी पॉलिसी शुरू कर दी, न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। यह नई कर नीति या न्यू ट्रेड पॉलिसी आप कह सकते हैं, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट इस पे मैक्सिमम टैक्सेस लगाए गए। यानी कोई सामान अगर भारत से यूरोप भेज रहे हैं तो उन पे मैक्सिमम टैक्स लगाया गया और यूरोपियन इंपोर्ट पे मिनिमम टैक्सेस। अगर जो यूरोप से चीजें भारत में आ रही हैं उन पे न्यूनतम कर लगा करके और भारत के ट्रेड को उन्होंने बदलने का प्रयास किया। ठीक, यानी कि आप सोचिए कि अगर भारत से उनकी मशीनों का बना हुआ सामान भारत आएगा तो हम उन्हें सस्ता उन पर टैक्स नहीं रहेगा, वो भारत में सस्ता बिकेंगे। हमारे यहाँ से जो सामान उनके देश में निर्यात किया जाएगा वो कैसा होगा, वो महंगा बिकना स्टार्ट होगा। ठीक, तो आप सोचिए जब उस व्यक्ति का सामान बहुत महंगा हो जाएगा तो यूरोप में भी खरीदार नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ वो भारत में उसने क्या कर लिया, आपने रॉ मटेरियल को कैप्चर कर लिया तो अब यहाँ भी खरीदार नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इतनी चीजें उसने यहाँ पे करना चालू कर दी और इस सिस्टम ने एक प्रॉपर इम्पैक्ट डाला इंडियन इकोनॉमी में। तो हम बस अब अंत में देखते हैं कि आखिर सिस्टम ने इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या डाले। ठीक, डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प का पतन। हस्तशिल्प का पतन सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में सामने आता है। ठीक, इसे हम लोग डिटेल से अगली क्लासेस में समझेंगे। डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बाद अगर हम दूसरी चीज की बात करें यहाँ पे तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। तीसरा है रूरलाइजेशन या ग्रामीणीकरण। चौथा है इमरजेंस ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, यानी अनुपस्थित जमींदारी का उदय। ठीक, और फिफ्थ नंबर पे है इंडेप्टनेस या ऋणग्रस्तता। तो इस तरीके से वो इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी इन पॉलिसियों के कारण आए और इनमें सबसे एक फुल लेंथ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू।